आज 14 जनवरी 2025। आज मकर संक्रांति। हर साल की तरह से 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन होता है। एक साल में त्यौहार होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब सवाल इसे मकर क्या है? संक्रांति तो है दान देने का सबका, तो मकर क्या है? मकर ये है, मेरे हाथ में एक ग्लोब है दुनिया का। इसमें जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका आ गया। आपको मैं इंडिया के पास से दिखाता हूँ। ये आया। तो जो ये लाइन दिखाई दे रही ना आपको, ये लाइन, ये मकर लाइन है। यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के सेंटर में जो है ये मकर है, मिडिल लाइन, मिडिल डिस्टेंस की। तो जब ये सन जो है सूरज की जो के चारों तरफ जमीन घूमती है, तो जब ये सूरज के ये उत्तरायण की तरफ चलने लगती है, सूरज जमीन से उत्तरायण की तरफ हो जाता है इसकी डायरेक्शन, और बढ़ती जाती है, तो जो ठंड हो जाती है कम हो जाती है। वो पहाड़ों की तरफ से हवा ना आके भारत में, खासतौर उत्तर भारत में, समुद्र की तरफ से आने लगती है। वो लगता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन। तो जो विंटर सीजन होता है वो ख़त्म हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, और समर सीजन आ जाता है। तो मकर जो है, ये लाइन जो है, सेंटर जो लाइन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच की लाइन को मकर बोलते हैं। और ये इस दिन जो है, जो ये 14 जनवरी होता है हर साल, उससे ये सन जो है इसकी डायरेक्शन चेंज होने लगती है। उत्तरायण की तरफ, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चलने हो जाता है ये जमीन के। मगर ये तो एक बात थी मकर संक्रांति की। तो क्योंकि इस दिन जो है बहुत जगह जगह जो है कुंभ का मेला लगता है। बंगाल में गंगा सागर मेला कुंभ मेले से भी बड़ा होता है, जहाँ जो है गंगा नदी जाके समुद्र से मिलती है। गंगा सागर जहाँ जाके दोनों मिलते हैं, समुद्र से गंगा नदी, पवित्र होली गंगा, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है। कई करोड़ आदमी आते हैं, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इंतजाम करती है। यूपी में, इलाहाबाद में, ये कुंभ तो और भी जगह होते रहते हैं। गंगा सागर का मेला साल में एक ही दफ़े होता है, हर साल होता है। कुंभ का मेला 12 साल में होता है, और 4 जगह पे इंडिया में अलग अलग जगहों पे होता है। तो सब आदमी उसमें आते हैं, शामिल हो, श्रद्धा से दान पुण्य करते हैं गरीबों को। में एक तो दान पुण्य करने का महत्व है, इम्पोर्टेंस है, कि जो समर्थ है, हमारे पास है, उसमें से कुछ दूसरों के साथ बांट के हम मिल बांट के खाएं, नहीं सब अकेले हड़प गए। तो एक तो इसका ये है। दूसरा, भारत में शुरू से ही तकरीबन समझिए कि पिछले 500 सालों से, 400 साल से, बल्कि 400-500 साल लगा लीजिए आप, यहाँ के आदमी, पहले तो आदमी बहुत कम नहाते थे। नहा लिए कभी हफ्ते 10 दिन में, त्योहार पे, पूर्णिमा देखिए जिसे फुल मून होता उस दिन नहा लिए। रोज नहीं नहाते थे हिंदू, मुसलमान तो खैर आई नहीं थे उस टाइम में। तो तब 500 साल से ये नहाने का, बाथिंग का सिस्टम चालू हुआ, जिसका जिक्र मैंने अपनी ये जो मेरी किताब है नोटबंदी बनाम हीरे का ब्याह, इसमें भी मैंने जिक्र किया है। पहले रोजाना नहाने का सिस्टम नहीं था, दुनिया में कहीं नहीं था। मगर उसके बाद जो था, आदमियों को नहाने का चालू हुआ। और ये नदियाँ जैसे जमुना, ये इलाहाबाद में है, गंगा सागर है। गंगा सागर तो हर साल ही होता है, और ये जो दूसरा मेला होता है ये 12 साल में एक बार होता है। हरिद्वार में होता है, इलाहाबाद में होता है, वहाँ पे होता है, नासिक में होता है। तो ये
पिछले 400 सालों में आदमियों को नहाने का बड़ा शौक पैदा हो गया। अब जब अंग्रेज़ों ने यहाँ 1824 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जब इंडोनेशिया में एक वोल्केनो फट गया था, ब्लास्ट हुआ था, उसकी इतनी ऊंची थी एश आज गई थी आसमान में, और फिर जो राख थी जो हवा से के झोंकों से वो इंडोनेशिया से इजिप्ट तक पहुंच गई। तो इंडिया तो मिड में पड़ता था, यहाँ जो राख नीचे बैठी सारी फसल खत्म हो गई, खेती बाड़ी खत्म हो गई और अकाल पड़ गया। बड़ा हाहाकार मचा। उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होता था, तो हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग चार्टर कैंसिल कर दे कराओ, मगर खैर उन्होंने कैसे भी मैनेज किया। और उसके बाद उन्होंने गंगा पर बैराज बनाया, जमुना पे बैराज बनाया, और भी नदियों पे बैराज बना बना के इरिगेशन की वहाँ कैनाल निकाली सिंचाई के लिए खेतों की। पूरे हिंदुस्तान में हुआ काम, साउथ एशिया में। तो उसके बाद से कभी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि एश्योर्ड हो गया इरिगेशन का। बाद में तो 1956 के बाद जो है ट्यूबवेल्स भी आ गए। मैं एक चीज इंपॉर्टेंट है देखने की, गौर में तलब है कि जहां जहां जो नहर बनाई या नदियों पर पुल बनाए, सब जगह उन्होंने उसके साथ में स्टेप बना के बाथिंग घाट बनाए, नहाने के घाट बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आप जमुना पे देख लीजिए दिल्ली में, गंगा का आप कहीं भी चले आइए, अपर गंगा कैनाल जो ये इधर से आती है, क्या नाम है, राइट बैंक से गंगा के और खुर्दा तक जाती है, जगह जगह घाट बने हुए हैं नहाने के, पुल के दोनों साइड में जहाँ कैनाल की क्रॉसिंग करनी है। इस तरह जो लोअर गंगा कैनाल मुरादाबाद साइड से आती है, लेफ्ट बैंक से गंगा के पैदल चलती है, वहाँ पे भी ऐसी बनने हुए। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि हिंदुस्तानी आदमी को नहाने की आदत पड़ गई और नहाने के शौकीन है, तो जगह जगह वो नहाने के घाट बनाए जिससे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई डूब के ना मर जाए। घाट बना भी आराम से बैठ के वो नहाले, खड़े हो गए नहाले। तो शायद उस जमाने में चेन वगैरह तो नहीं लगाई होंगी सेफ्टी के, अब तो लगी हुई है सब जगह। तो मैंने जमुना पे, गंगा पे बहुत जगह घाट पे देखा, सब जगह के नालों पे। आप भटवाल से ज्वालापुर आ जाइए, जो ये भी कैनाल ही है जो है हरिद्वार में जो है, तो जो मेन घाट है वहाँ नहाने का। जमुना पे भी यही है दिल्ली में। ओखला पे जो था वियर बन गया था, 1858 में कंप्लीट हो गया था, वहाँ से आगरा कैनाल बन गया, आगरा तक पानी चला गया। तो बहुत अच्छा इंतजाम किया। मगर अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को समझने की कोशिश की, क्या चाहते हैं, इनको किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो सब जगह उन्होंने घाट बनवाए नहाने के लिए, बाथिंग घाट। अब उसके बाद ये 47 में आज़ाद हो गया मुल्क, आज़ादी दे दी अंग्रेजों ने, सर पर भैया तुम अपना संभालो, चले गए यहाँ से वापस 190 साल के बाद। उसके बाद जो इंडिया में डैम बने हैं, बैराज बने हैं, उसे जैसे ये अब नंगल कैनाल बनी जो राजस्थान में जैसलमेर तक पहुंच गया पानी, ये नर्मदा सागर से वहां कैनाल बनी गुजरात के रेगिस्तानी इलाके तक पहुंच गया। तो बहुत अच्छी खेती बाड़ी हुई है, 2 बड़ी मेजर इरिगेशन सिस्टम बने हैं, और भी बने छोटे मोटे। ये सब जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के टाइम में बने थे, उसके बाद नहीं बने बनाए कुछ। तो वहां पे कहीं पे बाथिंग घाट नहीं है, जबकि ये हिंदुस्तान की अपनी गवर्नमेंट थी, इनको ज्यादा समझना चाहिए था हिंदुस्तानी आदमी को। घाट, बाथिंग घाट नहीं बनवाए, नहाने के घाट नहीं बनवाए, कहीं नहीं बने हुए। जो घाट वो बड़े पुराने भी हैं। तो एक तो बात ये हुई। अब ये हर साल जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती है,
मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ चेंज होने की हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो चाइना में 3 गोदरेज डैम है वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम और पॉन्डेज है वाटर का। 3 जो नदियाँ उसके ऊपर एक बना दिया, और उसका इतना लोड है, पानी जब आप कॉन्सनट्रेटेड पॉन्डेज होगी उस पर लोड होगा तो और जमीन के ऊपर लोड होगा। नहीं तो पानी बह जाता था तो इकट्ठा कॉन्सनट्रेटेड लोड नहीं होती थी, डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग थी। तो जब आप कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग में पिनपॉइंटेड लोडिंग होगी तो डेफिनेटली तो जमीन के ऊपर उसका अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा उसका। अब जो है ये प्लेनेट ये अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है, इसकी एक स्पीड है घूमने की। तो अभी मैं कुछ दिन पहले नासा की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये 3 गोदरेज डैम जो बना है इससे जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड पड़ा हुआ है चाइना के अंदर अर्थ के ऊपर, उससे जो अपनी एक्सिस पे अर्थ घूमती है उसकी स्पीड कम हो गई है। अब स्पीड कम करने का क्या मतलब है कि दिन छोटे होंगे और रात बड़ी होंगी, या रात बड़ी होंगी दिन छोटे होंगे? ये तो उन्होंने नहीं दिया। वही कहा कि इसके जो ये तकरीबन 15 साल पहले 20 साल पहले बना था, इसका ये इम्पैक्ट हो रहा है कि रोटेशन की जमीन की वो स्पीड कुछ कम हो गई है, हुई तो बहुत माइनर है। और अब इंडिया में भी ये सन 56 में 56 में 1956 भाखड़ा डैम बना था। व्यास नदी का पानी लाके सतलुज में जोड़ दिया नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में। तो 2 नदियों को जोड़ के पानी वहाँ इकट्ठा हो गया, वहाँ से कैनाल बना के और राजस्थान के जैसलमेर तक ले गए। तो वो भी एक बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉन्डेज है, डैम है। उसके बाद दूसरा जो सेकंड डैम है बिगेस्ट डैम इंडिया में, वो टिहरी में बना हुआ उत्तराखंड में। मैं गया था वहाँ टिहरी डैम पे, उस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन था ये। मैं एक दफ़े बद्रीनाथ गया था, एक दफ़े चारों धाम की यात्रा पे गया था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री। तो वापसी में लौटते हुए वहाँ गया था। एक दफ़ा मैं 3 दिन टिहरी में रुका भी था, वैसे भी घूमने गया था दिल्ली से अपने बच्चों के साथ, अपने कुत्ते को लेकर। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम का वहाँ होटल था, उसमें हम ठहरे थे 3 दिन। बड़ी ब्यूटीफुल नई टाउनशिप बनी है, प्लांट हिल टाउनशिप टिहरी, न्यू टिहरी बोलते। पुरानी टिहरी तो उसमें डैम के जो बैक वाटर लेक में डूब गई। अब तो वहाँ टूरिज्म वगैरह का मैंने सुना बहुत इंतजाम हो रहा है। तो जो ये कॉन्सनट्रेटेड जो लोड बढ़ रहा है, एक जगह पिन पॉइंट हो रहा है, बहता हुआ नहीं है ये। अब जो चाइना एक और बहुत बड़ा 3 गोदरेज जो डैम बैराज है, उससे भी बड़ा जो ब्रह्मपुत्र बहती है वहाँ पे तिब्बत में और यूटर्न लेती है लूप, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बना रहा है। और शायद वो रन ऑफ द फ्लो है, इस बैक वाटर स्टोरेज नहीं है उसमें, पता नहीं उसकी डिटेल क्या है। और चाइना की बनानी बहुत तेजी स्पीड होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और एक और बात है, ये एक और से ऑलरेडी एक डैम बना लिया उसके अपर स्ट्रीम में, एक ये बना रहा है, इंडिया भी कुछ डैम बना रहा है उधर अरुणाचल वगैरह में। अब ये सारी फ्लड लैंड है, कच्ची लैंड है, कच्चे पहाड़ है, अर्थक्वेक फोन है, बहुत अर्थक्वेक आते हैं यहाँ, बहुत आदमी मर रहे हैं भूचाल से, अर्थक्वेक से। पता नहीं क्या हो रहा है ये। खैर, तो यानी कि जो ये रोटेशन है अर्थ का अपनी एक्सेस पे, जो नासा की रिपोर्ट आई है, वो जो उसकी एक्सेलरेशन है, घूमने की स्पीड है, वो कमी होगी, बढ़ेगी नहीं इन लोडिंग, इस एक्स्ट्रा पिन पॉइंटिंग लोडिंग की वजह से। डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता,
कॉन्सेंट्रेटेड पिन पॉइंट लोडिंग होती है। वो आप ऐसे समझ लीजिए, एक पुल है, ब्रिज है, हम ट्रक लेके जा रहे हैं, अगर हम ट्रक को एक जगह उस पर खड़े कर दें तो वो पिन पॉइंट लोडिंग हुई, और ट्रक जा रहा है, बस जा रही है उसके ऊपर, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग हो गई, ऐसे ऐसे करके जा रही है लोडिंग, उसका फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जो रन ऑफ द रिवर है, रन ऑफ द कैनाल है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मगर जब हमने उसको पानी बैकवाटर पॉन्डेज बना दिया, पानी बहुत बड़ा एक झील बना दी, बैकवाटर लेक, और वो कई कई स्क्वायर मीटर में होती है, पानी का भी लेवल ऊपर हो गया, उससे क्या होगा? एक तो जो कि साइड में जो है, 3 साइड में पानी सीपेज होगा पहाड़ियों में, और जो सीपेज होगा वो अल्टीमेटली कैपिलर एक्शन से डाउन स्ट्रीम की, तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। तो वो जो पहाड़ है वो तो पहले कच्चे पहाड़ है, नए माउंटेन्स है। तो एक तो जो वो सीपेज होगा उसका पानी में साइड्स में और बेड में, क्योंकि जो हाइड्रोलिक एक्शन है, मैं डिजाइन जानता हूँ, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिजाइनिंग सिविल इंजीनियर हूँ मैं, किए मैंने कई डिजाइन, इतने बड़े तो नहीं किए, महाराज के छोटे मोटे रेगुलेटर वाले किए हैं, ये ब्रिजेस के किए हैं मैंने डिजाइन। तो पानी एक तो उसका हाइट बढ़ गई तो नीचे की सफेद बढ़ जाएगी बॉटम में, और एक साइड में भी बढ़ेगी, तो यूं 3 साइड से पानी सीप होगा, और वो आएगा अल्टीमेटली नीचे। पानी तो हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो ये जो एक तो अर्थक्वेक जो प्रोन है, इनमें जो डैमेज होता है और जो हिल स्लाइड्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे, वो हिल स्लाइड बढ़ेगा, वो आके नदी में गिरेंगे। कोई नदी तो जो वैली में बहती है नीचे के लेवल पे, ऊपर तो बहती नहीं है। तो एक तो ये हिल स्लाइड्स बढ़ जाएंगे, माइनर अर्थक्वेक्स में भी हिल स्लाइड्स होंगे। और उत्तराखंड के तो बहुत कच्चे पहाड़ है, होते रहते हैं वहां तक, रोज का है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इससे एक तो ये हिल स्लाइड्स बढ़ जाएंगे, एक ये अर्थक्वेक बढ़ जाएंगे, उनकी सेंसिटिव, छोटी इंसेंटिव का बड़ा इफेक्ट होगा। तीसरी बात, जो अर्थ का रोटेशन है, तो हम जो कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, एक लीप ईयर होता है 366 दिन का, शायद इस पर भी इम्पैक्ट करे। लॉन्ग टर्म में तो करेगा, निश्चित बात है, शॉर्ट टर्म का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि नासा की अभी स्टडी है, चली रही है, वो भी इसकी कुछ स्पीड कम हो गई है रोटेशन की। तो हो सकता है कि 365 की जगह या 366 की 370 दिन होने लगे साल में। 24 घंटे में दिन और रात में, दिन बड़ा हो जाए, रात छूट गया, रात छूट गया, दिन बड़ा होता है, पता नहीं क्या होगा, होगा तो सही। तो ये सब बात सोचने की है, इनको साइंटिफिक माइंड होना चाहिए। हमारे यहाँ साइंटिस्ट तो बहुत है सारी दुनिया में। जो अर्थक्वेक प्रोन है उसकी जो फाउंडेशन है वो स्लाइड ना हो, तो वो तो हम रॉक फाउंडेशन बना देंगे बहुत मोटी, 2-3 मीटर मोटी थिक, उसके ऊपर रॉकफेल डैम बना देंगे। अब जो रॉकफेल डैम होगी और फिलिंग होगी परतों के साथ, वो हिलेगी तो अपना आप सेटल हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं। और जो नीचे उसके फाउंडेशन रिजिड है तो वो टिल्ट नहीं होगी, क्योंकि जैसे इजिप्ट में आसमान डैम जो था वो टिल्ट हो गया था, जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट की मदद से बना था, फिर अमेरिका से बनाया था, तो टिल्टिंग नहीं होगी डैम की, ऐसे ही पलट गया और फिर आ गया फ्लो पानी का भी बहुत प्रेशर होता है। तो उसके फाउंडेशन तो रिजिड बना दीजिए आप, ऊपर रॉकफेल बनाइए, आरसीसी का या ब्रिक मैसनरी का नहीं बनाने की जरूरत है, वो तो टूट जाएगा। और उसके एक मामले में, क्योंकि वो उसमें एकदम सेल्फ रिपेयरिंग नहीं होती है, सेल्फ क्योरिंग नहीं होती। और रॉकफेल जो डैम होगा उसमें सेल्फ रिपेयरिंग होगी, वो तो हिला और अपने आप मिट्टी नीचे बैठ गई, उसके अपने रॉक के और मिट्टी की वजह से क्रैक भर गई। जैसे लाइम मोटर की जो चिनाई होती है, ब्रिक मैसनरी या स्टोन मैसनरी, उसमें भी होता है कि लाइम में जो है बरसात का मौसम हुआ, वो चूल्हे में जो है
गीला हो गया, और पत्थरों का जो ईंटों का वो उससे बैठ गया, जो क्रैक आया। मगर जो सीमेंट मोर्टार की चिनाई होती है, ब्रिक मैसनरी हो, स्टोन मैसनरी हो, उसमें क्रैक आएगा तो सेल्फ रिपेयरिंग, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं होती है, वो लाइम स्टोन में होती है। हालांकि लाइम स्टोन से ही बनता है सीमेंट भी, वो का केमिकल रिएक्शन अलग है। पानी एक दफ़े उसका सेटल हो गया केमिकल रिएक्शन, तो आप उसमें पानी डालिए, वो फिर लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। लाइम जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ह्यूमिडिटी से कैच कर लेता है नमी। इसलिए 400-500 साल पुरानी, आपको 600-700 साल पुरानी भी, 800 साल पुरानी भी लाइम मोर्टार में बनी हुई बिल्डिंगें आपको मिलेंगी। तो खुद मीनार है 800 साल पुरानी है। सीमेंटों का इजादी हो, सीमेंट तो 200 साल पहले इन्वेंशन हुई है इसकी। जो पोर्टलैंड सिटी था, एक विलेज था इंग्लैंड में, इसीलिए उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेंशन हुई थी सीमेंट की। तो ये सब चीज़ें हैं, ये साइंटिफिक मैटर है, नेचर है। नेचर से की जो इफेक्ट हम उसको छेड़छाड़ करते हैं कुदरत के साथ, उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है, तो उससे बचाने के साधन भी हमारे पास है। सोच विचार करने की ज़रूरत है। बस इसका कोई इलाज नहीं है कि 365 दिए गए 370 दिन हो जाए साल में। स्पीड कम होगी तो डेफिनेटली दिन बढ़ जाएंगे। नाइट और डे का भी टाइम चेंज होगा। महीने में 30 दिन 31 दिन हो सकता है, वो भी बढ़ जाए। तो लीप ईयर अब 4 साल में होता, हो सकता है 2 साल में होने लगे। तो ये कुछ नेचर का है। तो आज ये मकर संक्रांति के दिन जब नेचर को नमस्कार कर रहे हैं, अपने दर्शकों को नमस्कार के साथ साथ कुदरत को भी नमस्कार कर रहे हैं, तो इन बातों की तरफ गौर कर ले। आज मकर संक्रांति का बहुत अच्छा दिन है, जिस दिन बातों को सोचें कि हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं, कुदरत के साथ क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ सब सोचने की ज़रूरत है। आज मकर संक्रांति को हम इसी महामूल्य को लेके नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।